आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि ये कहानी मुझे बतानी चाहिए या नहीं। हम सारे दोस्तों ने वादा किया था कि चाहे जो भी हो जाए इसका जिक्र हम किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन जो भी हुआ हम कभी भूल नहीं सकते। ये बात है 15 जुलाई 2009 की। प्रिया का बर्थडे था। हम सब उसके घर पर पार्टी कर रहे थे। बाकी सारे लोग जा चुके थे। हम सिर्फ 5 बेस्ट फ्रेंड्स बचे थे। सुमित था, प्रीति, अभिनव, प्रिया और मैं। हमारा रात भर पार्टी करने का प्लान था। Cheers! आज कोई घर नहीं जाएगा, ओके? अरे अपनी प्रिया का 19th बर्थडे है यार, आज पूरी रात पार्टी करेंगे। हाँ, पर आज रात कुछ एक्साइटिंग करते हैं। वो रोड ट्रिप्स और नाइट आउट से बोर हो गई हूँ मैं। कितनी डिमांडिंग है यार तू प्रीति। शट अप, ओके? नो, आई एग्री। कुछ एक्साइटिंग करते हैं यार। रोज थोड़ी ना चांस मिलता है पूरी रात घर से बाहर रहने का। अच्छा बानी, तू ही सजेस्ट कर फिर। मैं? एक सेकंड, जिसका बर्थडे है उसको तो पूछ लो। ओहो, सॉरी प्रिया जी, आज आपकी रात है। हम वही करेंगे जो आप बोलेंगी, तो फरमाइए। हाँ, ये तो सही कहा। चल तू बता। गुड। अच्छा लिसन, मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया है, पर जिन्हें डर लगता है उनके लिए नहीं है, ओके? लो सुन लो, ओए बर्थडे गर्ल, हम में सबसे ज्यादा डरपोक तो तू ही है। छोड़, कोई बात नहीं, अब बता भी। अच्छा सुनो, मेरे पास दादी का पुराना आत्मा बुलाने वाला बोर्ड पड़ा है। दादी काफी किस्से सुनाती थी। कहती थी कि आत्माएं आती है और तुम उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। सोच सुमित, तुझे पता चल जाएगा कि तेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी। हम सब काफी एक्साइटेड थे। मुझे डर लग रहा था, पर उस समय मैंने सोचा कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो सब मेरा मजाक उड़ाते। ऐसे बोर्ड्स के मैंने काफी किस्से सुने थे कि कभी अगर कोई बुरी आत्मा आ जाए तो काफी डेंजरस हो सकता है, और यू नो ऑल दैट। मैं चुपचाप बैठी थी कि तभी प्रिया की आवाज आई। ओ बानी मैडम, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। हाँ, चलो करते। पर उसके बाद सुमित का जो आइडिया था उसने वाकई मुझे डरा दिया। अरे सुनो, हेलो गाइस, मेरे पास एक और आइडिया है जो प्रिया के आइडिया को सुपर डुपर एक्साइटिंग बना देगा। बट अभी तुम लोग को सुनना है तो मैं बता सकता हूँ। ओ भाई, भाव मत खा, चल जल्दी बता। ओके, सुनो। तो आइडिया ये है कि क्यों ना हम उस आत्मा को वहां जाकर बुलाए जहाँ पे वो डेफिनेटली आ ही जाए। मतलब? अरे मतलब ये बानी कि शहर के बाहर ना एक हॉन्टेड हवेली है। कहते कि कई साल पहले वहाँ पे एक आदमी ने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला और खुद भी सुसाइड कर लिया। तब से आज तक उस जगह पे कोई नहीं आता जाता। रात होने के बाद तो उस सड़क से लोग आना जाना भी अवॉइड करते हैं। तो क्यों ना हम प्रिया का बोर्ड लेकर वहीं चले? व्हाट से, क्या कहते हो? वाओ, ये तो एक्चुअली एक्साइटिंग है। आई एम इन। अभिनव, व्हाट डू यू थिंक? यार ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। I mean, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे डर लगता है, बट स्टिल वो प्लेस हॉन्टेड है यार। वहां रात को ये सब करना काफी रिस्की हो सकता है। I mean, तुम लोग डिसाइड कर लो। आई एम ओके विद एनीथिंग। यार अभिनव, कुछ नहीं होगा, हम साथ में रहेंगे। और इसके पहले कितने सारे हॉन्टेड जगहों पर जा चुके हैं हम लोग। टेंशन मत ले। सुन प्रिया, तू जाके ना बोर्ड और सारी चीजें लेके आ। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम जा रहे हैं। मुझे अब एक्चुअली डर लग रहा था। यार क्या बताऊं, बड़ा मजा आ रहा है। आज एक्चुअल एडवेंचर पे जा रहे हैं हम। चलो। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। ए बानी, तुझे डर लग रहा है ना? हम सब उस रात हवेली पे पहुंच गए। उस रात पूरा चांद था। यू नो, मूनलाइट में हवेली काफी डरावनी लग रही थी। वहां काफी टाइम से कोई नहीं आया था। उसके गेट पे लिखा हुआ था डू नॉट एंटर, उसका बोर्ड था। किसी तरह हम दीवार फांद कर अंदर पहुंचे। वाओ, फाइनली। एक कूद कर जाना पड़ेगा ना? It looks quite scary, guys. सुमित, एक टॉर्च जलाना, कुछ भी नहीं दिख रहा है।
एक सेकेंड, मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम लोग कैंडल्स जलाओ। हवेली पुरानी थी, अंदर जाते ही सीढ़ियां थी। हम उनसे ऊपर एक हॉल में पहुंचे। हॉल काफी बड़ा था, वहां आवाज एको कर रही थी। मजाक में हमने एक दूसरे को डराने के लिए आवाजें निकालनी शुरू कर दी। यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। गाइस, क्वाइट। मैंने अभी किसी के ऊपर आने की आवाज सुनी। Did you hear that? व्हाट? कहाँ? मैं बोल रहा था ना ये रिस्की हो सकता है। ओहो, क्यों डरा रहा है तू उसे? कोई नहीं है अभिनव। अच्छा चलो वो करते हैं जिसके लिए हम आए हैं। बानी तू कैंडल जला, मैं बोर्ड सेट करती हूँ। हमने बोर्ड सेट किया। एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड था जिसमें एक तरफ अल्फाबेट्स थे और एक तरफ 0 से 9 तक नंबर्स, और उसके नीचे यस और नो लिखा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया क्या था, पर फाइनली बोर्ड सेट करके हम उसके चारों तरफ बैठ गए और बोर्ड के बीच में हम सबने अपनी उंगली रख दी। प्रिया कुछ मन में ही बोलने लगी, कुछ समझ में नहीं आया, पर अचानक से हवाएं तेज होने लगी, कैंडल्स बुझने लगी और अजीब सी आवाजें आने लगी। अचानक से बोर्ड के बीच में रखा जो सिक्का था वो इधर से उधर होने लगा। प्रिया ने आंखें खोली। देखो कोई आ रहा है, कॉइन मूव हो रहा है। स्टे क्वाइट। क्या है, हम कहाँ फंस गए? व्हाट? तभी सुमित ने बोर्ड के नीचे से एक छोटा सा मैग्नेट निकाला और प्रिया को दिखाया। वो एक्चुअली सिक्के को मैग्नेट से मूव कर रहा था। मेरी सांस में सांस आई। मैं वहां से तुरंत निकलना चाहती थी। कुछ तो अजीब था और मुझे बहुत डर भी लग रहा था। सुमित ये क्या है? दिस इज नॉट अ जोक, ओके? यार मजाक मत करो, अदरवाइज चलते हैं यहाँ से। अच्छा सॉरी यार, अब नहीं करूंगा। ओके चल फिर से करते। अरे बानी तू इतनी चुप क्यों है? देखो यार गाइज, यार जो भी करना है जल्दी करो। मुझे इस जगह को लेके थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही है। प्लीज गाइज जल्दी करो। हमने फिर से अपनी उंगली रखी और स्टार्ट किया। हवाएं और तेज चलने लगी और 2 कैंडल्स एकदम से बुझ गई। इस बार सिक्का फिर से मूव किया, पर इस बार कोई मजाक नहीं कर रहा था। गाइस, मुझे लग रहा है इस बार एक्चुअली कोई आ रहा है। क्या आप उस पार से आए हो? और सिक्का यस पे चला गया। क्या आप खुश हो? और फिर से सिक्का नो पे चला गया। पर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे और अचानक से कैन यू हियर दैट? कुछ सुना तुमने? किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं है? ये कौन है यार? अबे ये क्या है? हम रो रहे हैं, हमें मार डाला। और अब तुम्हें हमने मुड़ के देखा तो 3 बच्चे खड़े थे जिनके गले पर कटने के निशान थे और उनके बगल में एक औरत थी जिसके गले पर भी सेम निशान था और दूसरी तरफ एक आदमी था जिसके हाथ में एक गन थी। हमारी हालत तो खराब हो गई। हमने सुना था कि भूत होते हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा था। बहुत ही अजीब से फिगर्स थे वो। हवा के बने हुए थे और उनके आर पार देख सकते थे। वो हमारी तरफ बढ़ने लगे और हवा तेज होने लगी। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक सारी कैंडल्स बुझ गई, पर फिर भी उनकी चमकती हुई आंखें दिख रही थी। हमने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया। अबे भागो! Guys, let's run! क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गाइस जल्दी भागो, क्या कर रहे हो तुम लोग? कम ऑन, फास्ट। जय हनुमान सत्रह लोग बचा गए।
हम सब भागते हुए बाहर आए। अरे गाइस, प्रिया कहाँ है? वो तो अभी हमारे साथ थी ना। ओह शिट, तुम सब ये रुको, मैं प्रिया को देख के आता हूँ, ठीक है? और फिर सुमित वापस अंदर गया प्रिया को खोजने। प्रिया, 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 प्रिया कहाँ हो तुम? ओह शिट, ये तो बेहोश हो गई है। प्रिया उठो, प्रिया। गाइस, गाइस, गाइस देखो क्या हुआ, इसे बेहोश हो गई है। गाइस जल्दी से पानी लेके आओ प्लीज। प्रिया उठो ना। प्रिया क्या हुआ? प्रिया आर यू ओके? शिट, इसे क्या हो गया? प्रीति जस्ट रिलैक्स। प्रिया, प्रिया उठो, प्रिया। शिट, सब गड़बड़ हो गई। अब बहुत बुरी तरह फंसने वाले हम लोग। बोला था इधर मत आओ। क्या कह रही हो? जो उस रात हुआ वो सब तुमने भी तो अपनी आंखों से देखा। वो प्लेनचेट, वो आत्माओं को बुलाना और हम पांचों का आना। ये सब देखने के बाद भी पूछती हो क्या वो सच था? प्रिया, प्रिया, प्रिया। मैं उन दिनों कनाडा में जॉब करता था। 10 साल हो गए थे मुझे वहां पे। मेरी पत्नी नंदनी और मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। हमारा प्रवीण भी 1 साल का हो गया था। विदेश में हमारा मन नहीं लग रहा था। रह रह के अपने देश की मिट्टी बुला ही लेती थी। फाइनली एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया वापस जाते हैं, वहीं कुछ कर लेंगे अपनों के बीच। बनारस में हमारी पुरानी हवेली थी जो सालों से बंद थी। नंदनी का मायका बनारस में था, सो हमने सोचा कि उसी हवेली को होटल में बदल के हम भी उसी में रह लेंगे। सो एक दिन हमने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और इंडिया की प्लेन पकड़ ली और बनारस आ गए अपनी पुरानी हवेली में। तो कैसी लगी हमारी हवेली तुम्हें? गंदी, उफ, कितनी धूल है यहाँ पे। पर कल ही तो सफाई खत्म हुई है। अब इतनी धूल तो आखिर पूरे इंडिया में होगी, इससे नहीं बच सकती। अचानक से बेसमेंट के ऊपर आने वाली सीढ़ी से 4 छोटे बच्चे लगभग 4 साल के भागते हुए आए। उन्हें देख के हम एकदम से डर गए। बंद हवेली में बच्चे कहां से आ सकते हैं? हम एकदम से शॉक थे। ए बच्चों, रुको, कौन हो तुम लोग और यहाँ अंदर कैसे आए? हम तो यहीं रहते हैं। क्या मतलब यहीं रहते हैं? साफ साफ बोलो, अंदर कैसे घुसे? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं हमेशा से ही। चाहे तो आके देख लो। देखो, सच बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। 1 मिनट। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है यहाँ बाथरूम कहाँ है? हाँ, आइए ले चलते हैं। तुम बाद में लड़ लेना, मैं इन बच्चों के साथ बाथरूम होके आती हूँ। प्रवीण का डायपर भी बदलना है। तुम फिजूल में परेशान होते हो। कोई दरवाजा कहीं खुला रह गया होगा, बच्चे ही तो है। हाँ तुम हो, आओ, मैं जरा बाहर देख के आता हूँ। बच्चे नंदनी को बेसमेंट में किसी बाथरूम में ले गए। बेसमेंट में बाथरूम होगा ये सोच के थोड़ा अजीब लगा, पर पता नहीं, मैं हवेली में इससे पहले कभी आया नहीं था तो शायद हो भी। मैं बाहर आ गया। मुझे लगा कुछ एक चीज खरीद ले आता हूं। मुझे आने में कुछ आधा घंटा लग गया। वापस आया तो नंदनी अभी आई नहीं थी। मुझे लगा काफी टाइम हो गया नंदनी को गए हुए। नंदनी, नंदनी, नंदनी। हाँ आई। कहाँ गई थी तुम? बस नीचे, वो बच्चे यहीं पास के थे, चले गए। पता नहीं कितने कमरे हैं इस हवेली में। 18। अरे तुम्हें कैसे पता? ये बिल्ली ये कहां से आई? अरे कितनी डरावनी है।
क्या क्या है पता नहीं इस घर में। वो टीनी है, यहीं रहती है। तुम्हें कैसे पता? कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ भी तो नहीं, वो ये सब मुझे उन बच्चों ने बताया। और ये प्रवीण इतना चुप क्यों है? सवेरे से इतना रो रहा था, अब इसकी आवाज भी नहीं निकलती। जरा देखूं तो। पास मत आओ। ठीक है वो। ये क्या हो रहा था नंदिनी को? कुछ तो बदल गया था। ये बच्चे, वो बिल्ली, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसके ना बोलने के बाद भी जाके प्रवीण के माथे पे हाथ रखा। बर्फ से भी ठंडा था वो। मैंने नंदिनी का हाथ पकड़ा कहने के लिए कि जरा देखो उसे, पर नंदिनी का हाथ भी उतना ही ठंडा था। मुझे लगा कि शायद मेरा हाथ ही ज्यादा गर्म रहा होगा। नंदिनी ने बोला, तुम थक गए, बैठो, चाय बना लाती हूँ। पर चाय का सामान कहाँ है? नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे ले आई थी। 2 दिन तो जैसे तैसे कट गए। मैं हवेली के काम में काफी बिजी था और इसलिए हवेली में कम रहा। नंदिनी का बर्ताव कुछ अजीब होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। उन बच्चों का घर में आना काफी बढ़ गया था। नंदिनी पूरा दिन उनके साथ बैठी रहती, पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसने घर से निकलना बंद कर दिया था। वो जब से आई थी एक बार भी हवेली से बाहर ना निकली थी। जिसने कनाडा से मुझे इंडिया घुमाने के लिए सर में दर्द कर दिया था, अब हवेली से बाहर ही नहीं जाना चाहती थी। नंदिनी, अरे प्लीज चलो ना, आज कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हारा मन नहीं करता बनारस घूमने का? हाँ बताओ मुझे। तुम्हारे माँ बाबा भी परसों लौट रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि प्रवीण को भी एक बार ना डॉक्टर को दिखाई देते हैं। नहीं, कहीं नहीं जाना है मुझे। प्लीज मुझे फोर्स मत करो। और यहाँ कितने लोग हैं, बच्चे हैं, टीनी है, दादी है, और वो सुमित्रा भी तो है। जब तुम दिन में काम से जाते हो, इनके साथ मेरा मन लगा रहता है। दादी, सुमित्रा, आखिर कौन है ये लोग? मैं क्यों कभी नहीं मिला इनसे? और कहाँ रहते कहाँ हैं ये लोग? तुम किससे मिलती हो? किसके साथ होती हो? नंदिनी देखो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम फिर परेशान हो रहे हो। मैंने कहा ना। दादी, सुमित्रा, ये कौन लोग थे और नंदिनी इनसे क्यों मिलती थी? आखिर ये चक्कर क्या था? तसल्ली के लिए मैंने बोला, ये जो भी लोग हैं, नंदिनी, मुझे इनसे मिलना है। हाँ तो मिल लेना, अभी तो यहीं थी दोनों। हम तो यही है बेटा, हमेशा से यही थे। कौन है ये नंदिनी? और क्या मतलब हमेशा से? अरे ये दादी है, ये यहीं रहती है पास में। तुम नहीं होते थे तो मेरे पास आके बैठ जाती थी। काफी अच्छी लड़की है नंदिनी, हमारा भी मन लगा रहता है, नहीं तो अकेले। कौन हो तुम लोग? और ये क्या मतलब है कि यहाँ रहते हो? ये मेरी हवेली है, यहाँ कोई और नहीं रहता। नंदिनी बोलो इनसे कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। मैं पुलिस को बुलवाऊंगा। नंदिनी उठो। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे उठाया। मैं उसे यहाँ से बाहर ले जाना चाहता था। मुझे लगा ये लोग वैसे ही कितने अजीब लग रहे हैं। नंदिनी अगर यहाँ एक पल भी रही तो पागल हो जाएगी। उसके एक हाथ में प्रवीण था। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाना चाहता था। नंदिनी चलो यहाँ से। नहीं ले जा पाओगे। अब वो कहीं नहीं जाएगी। हमारे साथ यही रहेगी। रितेश रुको, मुझे कहीं नहीं जाना। रितेश। उसके बाद कुछ ऐसा अजीब हुआ जो कि आज भी मैं विश्वास नहीं कर पाता। मैं जैसे ही नंदिनी को खींचकर बाहर के दरवाजे तक लाया, वैसे ही अचानक उसका हाथ मुझसे छूट गया। मैंने पलट कर देखा तो वो प्रवीण के साथ
अंदर वाले दरवाजे पे खड़े थे। मेरा सर चकरा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था और ये हो भी कैसे सकता था। इट्स नॉट पॉसिबल। तभी एक आवाज आई, भगवान बम बोले, बेटा हवा को नहीं पकड़ते, वो कभी हाथ नहीं आती। आप कौन हैं? मेरा नाम परमहंस है। मैं एक योगी हूँ। जिस सवाल को लेकर तुम परेशान हो उसका जवाब है मेरे पास। मैं बाहर आया। बाबा वहीं खड़े थे। एक अजीब सी शांति थी उनके चेहरे पे। मैं उनके सामने रो पड़ा। मैंने कहा, बाबा ये क्या हो रहा है? क्या गया है नंदिनी को? और अभी जो ये हुआ। बेटा सत्य वास्तविकता से भी ज्यादा भयानक है। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। बेटा तुम्हारी पत्नी और बच्चा अब जीवित नहीं है। उन्हें मरे 4 दिन हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं आप? आप भी उन औरतों की तरह पागल तो नहीं है? अभी तो नंदनी मेरे साथ थी। जाइए यहाँ से। जो तुम्हारे साथ थी वो तुम्हारी पत्नी नहीं, उसकी आत्मा थी। तुम्हारी पत्नी को भी नहीं पता कि वो मर चुकी है, ना ही उसे पता चलेगा कभी। तुम्हें इस हवेली के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत साल पहले यहाँ पे 3 बच्चों को उनकी माँ से अलग करके निर्दयता से मार दिया गया था। पर उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में है। जो कोई भी औरत इस हवेली में जाती है वो बच्चे उसे अपनी माँ समझकर मार देते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस हवेली में जो मरता है उसे भी नहीं पता होता कि वो मर चुका है। वो हमेशा इस हवेली का होकर रह जाता है। वो बूढ़ी औरत और उसकी बहू के साथ भी यही हुआ था बेटा। मैं फिर भी नहीं मानता। आओ चलो मेरे साथ। तो मैं बाबा के साथ अंदर गया। ओम ह्रीं स्फुरा स्फुरा प्रस्फुरा प्रस्फुरा खोरा खोरा ठरान रूपा चढ़ा चढ़ा प्रचड़ा प्रचड़ा कहा वमा वमा बधा बधा खड़या खड़या ओम फट। और जैसे ही बाबा अंदर घुसे वहां कोई नहीं था। मुझे सोचकर और भी डर लग रहा था कि जो बाबा कह रहे हैं कहीं वो सच ना हो। बाबा ने मुझसे पूछा कि जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारी पत्नी सबसे पहले कहाँ गई थी। मैंने बेसमेंट की तरफ हाथ दिखाया और मुझे ये सोच के और भी आश्चर्य हुआ कि मैं खुद कभी वहां क्यों नहीं गया। मैं जैसे ही बाबा के साथ नीचे गया तो वहां जो था उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वहां नंदिनी और प्रवीण की लाश थी। नंदिनी नहीं। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं बेहोश हो गया था। काफी दिनों तक मैं हॉस्पिटल में था। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं सीवियर ट्रॉमा में था। नंदिनी और प्रवीण की अस्थियां मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उन्हें वहीं गंगा में विसर्जित कर कनाडा वापस आ गया। हवेली मैंने गिरवा दी। मेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ चुकी थी। मेरी फ्रेंड रचना राजस्थान की एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। MBA के लास्ट सेमेस्टर के बाद वो अपने घर चली गई और मैं अपने। पर एक दिन अचानक उसका फोन आया। हाय रचना, कैसी है तू? तेरे बिना मन नहीं लग रहा है यार। तू यहाँ क्यों नहीं आ जाती? जयपुर से कुछ 200 किलोमीटर दूर उनकी एक छोटी सी रियासत थी, सराथा, और मैं बस पहुंच गई उसके पास। हे पल्लवी, वेलकम। कैसी है तू रचना? ओहो, तू तो काफी मोटी हो गई है। आजकल माँ के हाथ का खाना जो खा रही हूँ। वाह,
वाह रचना, तेरा घर तो बिल्कुल रॉयल पैलेस है यार। रचना ने अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराने के बाद मुझे मेरा रूम दिखाया। ये रहा तेरा रूम, ला बैग ला, रख देती हूँ। That's not fair यार, इतने दिनों के बाद मिले हैं हम लोग and I'm going to stay with you only। यार खूब सारी बातें करेंगे। ओके बाबा, चल साथ ही रहेंगे। रचना ने मुझे बताया कि वो हवेली उनके लिए भी नई थी। पिछले सैकड़ों सालों से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते हवेली बंद पड़ी थी। बट यू नो व्हाट, हवेली वाज ऑसम। कुछ ऐसी अजीब सी कशिश थी उसकी दीवारों में। ना जाने कितनी यादें समेटी हुई थी अपने में उन दीवारों ने। उस रात हम दोनों की आंखें बातें करते हुए ना जाने कब लग गई। पर आधी रात को अचानक कौन है? रचना? रचना तो यही है। फिर ये किसकी आवाज है? मैंने उठकर डोर चेक किया, वो अच्छी तरह बंद थे। फिर से वही पायलों की आवाज। मुझे लगा जैसे कोई छोटा बच्चा मुझे देख के पर्दों के पीछे छिपा। Who is there? कौन है? वहां कोई बच्ची थी। मैं बुरी तरह से डर गई थी, पर हिम्मत करके उठकर गई और उठकर पर्दे के पीछे देखने की कोशिश की। तभी क्या हुआ पल्लवी? रचना, तू आधी रात को यहाँ क्या कर रही है? यहाँ कोई था, कोई बच्ची। पगली, वहम हो गया है तुझे। रचना ने मेरी बात को इतना लाइटली क्यों लिया? मैं सोने की कोशिश करने लगी, पर मेरा दिल कह रहा था वो सब वहम नहीं हो सकता। तभी एक आवाज आई। जिया, उठो ना जिया। मैं डर गई। कौन किसको बुला रहा था? मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, इसलिए अगले दिन बहुत लेट उठी। ओए कुंभकर्ण, उठ, जल्दी से तैयार हो जा, गुरुजी आए हैं। कौन गुरुजी? कुछ तो था जो रचना मुझसे छिपा रही थी। मैं तैयार होके नीचे पहुंची तो सारे फैमिली मेंबर्स के बीच एक ग्रेसफुल महात्मा बैठे हुए थे। गुरुजी, यही है रचना की सहेली। शुभम श्रेष्ठम, मेरे पास आओ बेटी, यहाँ बैठो। चेहरे का तेज सूर्य प्रबल है, परंतु कुछ दिनों तक सावधान रहना बेटी। हाथ आगे बढ़ाओ। गुरुजी ने मेरे हाथ में कोई अभिमंत्रित धागा बांधा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। गुरुजी चले गए तो मैंने रचना से पूछा, रचना ये सब क्या हो रहा था? ये कैसा धागा है? सबने ये धागा पहना है। पल्लवी, मुझे पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, पर सच्चाई ये है कि इस हवेली पे किसी साए का असर है। अब हम सबको उसकी प्रेजेंस महसूस होती है, पर वो दिखी सिर्फ तुम्हें है। तुमने रात में जो एक्सपीरियंस किया वो सच्चाई थी। पर वो तो एक बच्ची। ये धागा बांधने के बाद वो तुम्हें नहीं दिखेगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई थी। फिर शाम को हम जयपुर सिटी घूम के लौटे तो मैं थककर एकदम चूर हो गई थी और बिस्तर पर मुझे लेटते ही नींद लग गई। पर आज फिर वही आवाज, पर इस बार वो रो रही थी। जिया। मैं चौंक के उठी तो मैंने देखा उसी बच्ची का साया मेरे सामने खड़ा था, बिल्कुल मेरे सामने। मैंने धीरे से रचना को आवाज दी, रचना।
वो अपने बिस्तर पे नहीं थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? जिया, 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 जिया। उसकी रोने की आवाज मुझे अंदर तक हिला गई। लगा जैसे वो भी बहुत डरी हुई थी। पर किससे? ये रही वो काफिर बच्ची, पकड़ लो, भागने ना पाए। कई मुगल घुड़सवार उस बच्ची के पीछे थे। पकड़ो उस शैतान बला को। पर अगले ही पल वहां सब कुछ एकदम शांत हो गया। बस वो अपने पीछे एक टूटा दरवाजा छोड़ गए थे। पर मुझे अभी भी एक दूर गलियारे से किसी की सिसकने की आवाज आ रही थी। मैं उस ओर बढ़ी और मैं एक बहुत पुरानी लकड़ी की कार्विंग की हुई ह्यूज अलमारी के सामने खड़ी थी। आवाज शायद उसी में से आ रही थी। मैंने उसे खोलने की कोशिश की। उफ, शायद बहुत पहले से जाम है। और जब वो खुली तो पर अंदर तो कोई नहीं था। मुझे साफ सुनाई दिया कि किसी ने कहा, आ गई जिया। कौन है ये जिया? और वो बच्ची उसे क्यों बुला रही थी? सुबह मैंने सारी बात रचना को बताई तो रचना मुझे हवेली से दूर गांव की किसी एक बुजुर्ग के पास लेकर गई। उनके दादा परदादा मुगलों के जमाने से उस हवेली में काम किया करते थे। और फिर उस बुजुर्ग ने हमें कहानी बताना शुरू की। 300 साल पुरानी बात है। मुगलों का राज था। तब ये हवेली बन रही थी। वहीं पास में एक मंदिर में पुरोहित का परिवार था। एक बूढ़ी माँ, पुरोहित जी की औरत, 2 लड़कियां, एक 7 बरस की, दूसरी 16 की। पर ना जाने किस बात पर मुगल दीवान पुरोहित के परिवार को जान दे दूंगी। नहीं। और बड़ी बेटी ने अपनी जान दे दी। उधर पुरोहित अपने पथ रास्ते की ओर बढ़ा। पर उसे क्या पता था, वो अधूरा रास्ता आगे कहीं नहीं निकलता। कोई नहीं जानता। पर मैं जान सकती हूँ बाबा। पर कैसे? वो बच्ची मुझे कहीं ले जाना चाहती है। शायद उन्हीं बदनसीबों के पास। जिया, 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 जिया। इस बार ये आवाज सुनकर ना मैं चौंकी ना घबराई। जाने क्या था उस आवाज में कि वो दिल को छू जाती थी। उस बच्ची का साया आगे आगे था और मैं उसके पीछे पीछे सम्मोहित सी बढ़ती जा रही थी। आओ ना जिया, इधर आओ ना जिया, जिया इधर आओ ना जिया। मेरे देखते ही देखते वो साया फिर से उसी अलमारी में समा गया। मगर जब मैंने उसको खोला तो बचाओ जिया, जिया बचाओ। कुछ हाथ उस बच्ची को अंदर की ओर खींच रहे थे। नहीं, छोड़ दो उस बच्ची को। और मेरी छोड़ दो। देखते ही देखते वो बच्ची उन रहस्यमयी सायों के साथ उस दीवार में समा गई। जब मैंने इस रात की सारी बात रचना के पेरेंट्स को बताई तो एक फैसला लिया गया। तोड़ दो ये दीवार। वो रूहें अपनी रिहाई को तड़प रही हैं। जरूर ये वही जगह है। हाँ, ये तो वही गुप्त रास्ता है। हम जालों को हटाते हुए जैसे ही अंदर बढ़े
तो सामने धूल में लिपटे कुछ कंकाल बिखरे थे। हाँ, ये रही, यही है उस पुरोहित के परिवार की लाशें। बदनसीब, या इलाही, इनकी रूहों को सुकून बख्श। कहती थी बाबा, इस बच्ची का नाम क्या था? शायद सुकुमा। और उसकी बड़ी बहन जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दे दी, उसका नाम क्या था? उसका नाम जिया। तो क्या पल्लवी जिया का ही पुनर्जन्म था? और क्या पल्लवी का छुट्टियों में अपनी फ्रेंड के घर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसे सुकुमा ने बुलाया था एक मकसद के लिए।